Hi everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आई वेलकम यू ऑल टू इको सीखो। माय नेम इज संदीप भोगल और इस वीडियो में हम कॉमर्स स्लैश बीएसटी, क्योंकि बीएसटी इसको कहते हैं सीबीएसई में और कॉमर्स कहते हैं इसको आईएससी में, का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ। स्टाफिंग चैप्टर का दी स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो आज इसको करेंगे और अगर आपको ये मैं पढ़ाता रहूँगा आज, और ये अगर आपको पूरा ये चाहिए जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको चाहिए विथ कीवर्ड्स हाईलाइटेड, तो मेरे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपना इंस्टाग्राम और अपना व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डाला है। दोनों को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और मैं भेजता रहता हूं। और ख़ास करके अगर बात करें व्हाट्सएप चैनल में, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी उसमें डालता रहता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डालता रहता हूं। तो उसको आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टाफिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस में हम समझेंगे कि अल्टीमेटली जब कंपनी को लोगों की ज़रूरत होती है और जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं कंपनी में काम करने के लिए, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और हेड टेल किया, हेड्स आया तो 5 लोगों को लेंगे, टेल्स आया तो 6 लोगों को लेंगे और घर से बाहर निकलेंगे या ऑफिस से बाहर निकलते ही जो पहले 2 लोग होंगे मेरे लिए बहुत लकी होंगे, उसको हम उठा लेंगे, मुझे भगवान का वरदान है वगैरह 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 वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होता है और ढंग से आप प्रोसेस, अगर तरीके से कायदे से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू मेक दिस प्रोसेस वेरी सक्सेसफुल। आप सही लोगों को अपॉइंट कर सकोगे। याद रखना, कंपनी में जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो, अगर आप गलत लोगों को आपने अपॉइंट कर लिया तो ये लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। कोई एक आदमी अगर आपकी कंपनी के साथ 1 साल तक काम कर गया और वो गलत काम कर गया, तो आपकी कंपनी को उसका जो भुगतान है, जो उसका रिजल्ट होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो क्या है पहला प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है, इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए। देखिए क्या लिखा है, अब मैं कीवर्ड्स को अंडरलाइन करता रहूँगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में कितने लोग चाहिए उसको पहले से प्लान करना, उसका अंदाज़ा लगाना, है ना। तो अब क्या सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इट एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप, ये दोनों कीवर्ड है, ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। कितने लोग चाहिए और किस टाइप के लोग चाहिए, मतलब किस टाइप के, मतलब उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो कितने एजुकेटेड होने चाहिए, वो किस सेक्टर में काम कर चुके होने चाहिए। ठीक है, आपको कई बार कंपनी को ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है जो ट्रैवलिंग को लेकर के वो फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, ताकि क्योंकि आपकी जो पोस्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो ऐसे आदमी की है जो ट्रैवल कर सके पैन इंडिया। ठीक है, तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि कितने लोग चाहिए और किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए। टाइप रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस टू बी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉयज। क्योंकि भाई जब तक आपके दिमाग में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप शॉर्टलिस्ट कैसे करोगे कैंडिडेट को। जब आप ऐड देते हो न्यूज़पेपर में या कहीं पे आप लोगों को जाते हो सिलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ तो बंच में लोग आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस बंच में से कौन से लोग आपके काम के हैं और कौन से काम के नहीं हैं। जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। Now, while assessing the type of manpower required, the company should also make policy of appointment of women. कितने फीमेल एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने बैकवर्ड कम्युनिटी से चाहिए, एंड पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज। अब देखो क्या है ना, सबसे पहले बात की वुमेन की बात करूँ तो आई थिंक वुमेन जो फीमेल्स हैं, दे आर मच बेटर मैनेजर दैन मेल्स। तो कई बार जॉब में रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं भाई ये पोस्ट कोई आदमी तो नहीं संभाल पाएगा, इसमें किसी फीमेल की रिक्वायरमेंट है। जैसे HR जो प्रोफाइल होता है, वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादा सूटेबल हैं, बिकॉज HR का काम है कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करना, लोगों को अपने साथ जोड़े रखना, और वो शायद ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, बिकॉज उनमें वो इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटी से कितने लोग लेना, बिकॉज अब देखो कंपनी लाइक टाटा स्टील, वो एक चीज़ बहुत फोकस करती है कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को भी अपने साथ जोड़ती है, बिकॉज देखा गया है कि वो लोग, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग भी बहुत सही मैनेजर होते हैं। वो हर चीज़ में एडजस्टमेंट करना जानते हैं, बिकॉज
बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है उनकी, और जो स्ट्रगल को झेल करके आगे बढ़ता है ना, वो शायद बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो कितने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग चाहिए, कितने स्पेशल एबिलिटीज़, फिजिकली डिसेबल्ड लोग चाहिए, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कैसा है। थर्ड, मैन पावर रिक्वायरमेंट शुड बी स्पेशल एबिलिटीज़ से मुझे याद आया, अभी मैंने लेटली एक मूवी देखी श्रीकांत करके, बहुत सही मूवी, उसमें देखना कि उसकी विजन सही नहीं थी। आई थिंक राजकुमार राव ने वो मूवी की है, विजन उसकी सही नहीं थी, फिर भी वो कितना आगे बढ़ गया लाइफ में। तो कई बार क्या होता है ना, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं कि ये क्या कर पाएगा या ये क्या कर पाएगी। वैसा नहीं करना है। तो कंपनीज़ जो है ना, ये सब कंपनीज़ के दिमाग में होना चाहिए कि कितने बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग लेने हैं, कितने फिजिकली डिसेबल्ड लोग रहने, कितने मेन कितने वुमेन, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। मैन पावर रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन and the desirable profile of its occupant, the desired qualification, experience, personality, ठीक है, this information becomes base for looking। तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना लो, ठीक है, अपने दिमाग में, कंपनी में एक जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाए कि ऐसा आदमी चाहिए, इससे ये काम एक्सपेक्टेड है, इसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके दिमाग में भी फिर रहेगा कि मुझे ये जो है चेकलिस्ट आप लेके जाओगे और हर चेकलिस्ट के अगेंस्ट में जो बॉक्स में टिक करते जाओगे, जब सब टिक हो जाए तो वो आदमी को आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। नाउ मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व टू काइंड्स ऑफ एनालिसिस। कैसा? वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। देखो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस, एक आदमी से कितना काम करवाना है, 6 घंटे 8 घंटे, किस टाइप का काम करवाना है। और सपोज कंपनी को ये पता करना है, कंपनी को ये समझना है, ऐसे सैमसंग है, सैमसंग ये जानना चाहती है कि दिल्ली में रेफ्रिजरेटर की मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है, और वो लॉन्च करना चाहते हैं, सैमसंग सपोज लॉन्च करना चाहती है एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर, 2 डोर वाले रेफ्रिजरेटर आजकल जो आते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मली घर में तो रेफ्रिजरेटर सबके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में सिंगल डोर है। अब सैमसंग चाहती है कि मैं डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेके आऊँ और मुझे 1 महीने के अंदर लॉन्च करना है, और 1 महीने के अंदर उनको ये पता करना है कि दिल्ली में, लेट्स से साउथ दिल्ली में कितनी बड़ी मार्केट है डबल डोर रेफ्रिजरेटर की। क्या होगा इस केस में पता है आपको? तो कंपनी को अब टारगेट समझ में आ गया कि उनको ऐसे लोग चाहिए जो जा करके सर्वे कर सके और मार्केट साइज पता कर सके। अब साउथ दिल्ली इतना बड़ा मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट में अगर उनको लेट्स से 1 महीने में लॉन्च करना है, तो लेट्स से उनको 20 दिन में पता करना है कि कितनी बड़ी मार्केट है। अब 20 दिन में इतना बड़ा टास्क, अब वो एनालिसिस करेंगे कि एक आदमी कितने दिन काम कर सकता है, और एक आदमी इतने दिन काम करेगा। अगर उसको एक आदमी से 8 घंटे काम करवाया जाए, तो 8 घंटे काम करने से कितने दिन में, 20 दिन में कितने लोग चाहिए रहेंगे ताकि ये पूरा सर्वे 20 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो वर्कलोड डिसाइड कर लिया कि एक आदमी से 8 घंटे काम करवाना है। तो एक बार वर्कलोड डिसाइड कर लिया कि एक आदमी से 8 घंटे काम करवाना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 20 दिन में पूरा सर्वे कंप्लीट करने के लिए कितने लोग काम करेंगे, तो काम होगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है वर्कलोड एनालिसिस। It involves determining number and types of human resource required to perform various job and to achieve organizational objective। तो भाई कितने लोग चाहिए, किस टाइप के लोग चाहिए ताकि 20 दिन में साउथ दिल्ली का सर्वे कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो मालूम पड़ जाएगा कि चल भाई एक आदमी अगर 8 घंटे काम करता है, ठीक है, तो 20 दिन में काम कंप्लीट करवाना है, तो हमें हर दिन लेट्स से 80 घंटे काम करवाना है, तभी 20 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो मतलब कितने आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए। एक आदमी 8 घंटे, 80 घंटे दिन में काम करने के लिए 10 आदमी चाहिए। तो भाई मालूम पड़ जाएगा कि एक आदमी को अगर 8 घंटे का वर्कलोड दिया जाए तो 8 आदमी चाहिए मुझे ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, वर्कफोर्स एनालिसिस। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर 10 आदमी से काम करवाना है 20 दिन में टारगेट कंप्लीट करवाने के लिए, फिर आप अपनी कंपनी में देखोगे जो ऑलरेडी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि 4 लोग ऐसे हैं जो कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं और 4 लोग चाहिए। तो आप 4 लोगों की खोज में निकल जाओगे। इससे क्या होगा जब वर्कफोर्स एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चल जाएगा आप अंडरस्टाफ्ड हो या ओवरस्टाफ्ड हो। अंडरस्टाफ्ड अगर 8 आदमी चाहिए और 4 ही लोग थे, तो आपको पता आप अंडरस्टाफ्ड हो, 4 आदमी और चाहिए। ओवरस्टाफ्ड हो, भैया 8 आदमी चाहिए काम करने के लिए, 12 आदमी ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो
तो बाकी के 4 आदमी जो हैं आप उनसे कुछ और काम करवा सकते हो या उनको काम छोड़ने के लिए बोल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस से पता चलता है कि आप ओवरस्टाफ्ड हो, अंडरस्टाफ्ड हो या ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो। ऑप्टिमली स्टाफ्ड मतलब 8 आदमी चाहिए और 8 आदमी हैं वहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन ऑफ ओवरस्टाफिंग वुड रिक्वायर रिमूवल और ट्रांसफर, क्या बोला मैंने, या तो हटा दो या उसको किसी और जॉब में ट्रांसफर कर दो। अंडरस्टाफ होगा तो मुझे पता हमें और आदमी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली राइट काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस एंड राइट टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने अभी क्या किया, ये पूरा ये मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन कंप्लीट किया। दिस इज हाउ इट इज डन। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। जब आपको पता चल जाए कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अंडरस्टाफ्ड हैं, ओवरस्टाफ्ड हैं, ब्ला 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 ब्ला, अब आप रिक्रूटमेंट का काम करेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब पहले लोगों को इन्फॉर्म करना कि मतलब आपको पता चल जाए सपोज कि आपके कंपनी को 50 लोगों की ज़रूरत है, तो आप 50 लोग खोजने कहाँ से जाओगे? ये खोजने का प्रोसेस है, इसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। भाई कहाँ पे आप खोजोगे? फिर आप ग्रेजुअली जहाँ जहाँ आपको पता चलेगा कि सोर्सेज यहाँ से, जो एक जॉब एजेंट्स होते हैं, जो कंसल्टेंट्स जिसे कहते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, या फिर आप कॉलेजेस में जा कर के नोटिस लगा दोगे। जब जितने भी कॉलेजेस हैं, जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है बच्चों का, तो उनकी प्लेसमेंट चालू होती है, तब वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। या आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, सोशल मीडिया में ऐड दे सकते हो, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उसके बाद फेसबुक है। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, सब कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो भैया सर्च करना कि भाई जो कंपनी में हमें जैसे आदमी चाहिए तो उस टाइप के आदमी की सर्च करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है ना, आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, जॉब कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, आप कॉलेजेस के पास जाते हो, या आप इंस्टाग्राम में आप ऐड देते हो, तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन पहले देते हो कि इस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो ये इतना पढ़ा लिखा हो, उसको इतना एक्सपीरियंस हो, ठीक है, वो इतना डिटर्मिन्ड हो, वो ट्रैवल आराम से कर सके, फ्री हो उस चीज़ को लेकर के। एंड कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज्ड एज डेवलपिंग अ सिचुएशन वेकेंट एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि भाई सिचुएशन वेकेंट है इस टाइप के कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट इज, आ जाओ यार, हाँ चलो। द एडवर्टीजमेंट मे बी डिस्प्लेड ऑन ऑफिस गेट और इट मे बी गॉट पब्लिश कर दो। दिस स्टेप इन्वॉल्व लोकेटिंग द पोटेंशियल कैंडिडेट और डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट। कहाँ से मिल सकते हैं? तो कुछ लोग तो कंपनीज क्या करती है, अपने कंपनी के बाहर लगा देती है नोटिस कि आते जाते लोग पढ़ लें। वॉक इन इंटरव्यू है, वॉक इन मतलब भाई चलो तुम अगर फ्री हो तो इंटरव्यू दे दो अगर तुम जॉब खोज रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेशन। एम क्या है रिक्रूटमेंट का? कॉलेज में जा करके, कंसल्टेंट्स को दे करके, टेलीविजन में ऐड दे करके, न्यूज़पेपर में ऐड दे करके, इतना ज़्यादा क्यों अवेयरनेस फैलाना ताकि आपके पास बंच आए लोगों का, ताकि आपको बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए। देखो 100 में से 2 अच्छे निकालना बड़ा आसान काम है, लेकिन 3 में या 4 में से 2 अच्छे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 100 में 2 आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, जो बेस्ट होगा आप वही निकालोगे, जो क्रीम होगा आप उसी को लोगे, राइट। सो क्या एम है? रिक्रूटमेंट टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेशंस बाय लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ताकि बहुत लोग आ सके। अब इसके लिए या तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक इंटरनल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स एग्जाम में आता भी है। इंटरनल सोर्स मतलब अब भाई हमें एक इसके लिए एक आदमी चाहिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले अपने कंपनी के अंदर में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो कंपनी है आपकी, उसमें आप पहले सबसे देखोगे भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, और अंदर से ही ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम नए जॉब के लिए और नए पोजिशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सटर्नल सोर्स में बी यूज्ड। इंटरनल सोर्स गिव्स लिमिटेड चॉइसेस। अगर इंटरनल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे पास चॉइसेस लिमिटेड है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में जो लोग हैं हम उनमें से निकाल रहे हैं कि चलो उसको इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किसी काम में तो ऑब्वियसली बिजी होगा या होगी, है ना। तो आप इंटरनल सोर्स में चॉइस लिमिटेड रहते हैं, वेयर एज एक्सटर्नल सोर्स में बी मे गिव वाइडर चॉइस एंड फ्रेश टैलेंट। जनरली लोग एक्सटर्नल
सोर्स ही यूज़ करते हैं, इंटरनल तो नहीं होता है, या तो प्रमोशन, या इंटरनल में क्या आ जाएगा, प्रमोशन या ट्रांसफ़र, और एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट जो कॉलेज में जाके करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब रिक्रूटमेंट कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे रिक्रूटमेंट के बाद, क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट के बाद हम जब रिक्रूटमेंट सब जगह आग फैला दी मैंने कि भाई कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट है, अब आओ सिलेक्शन के लिए। अब हम उसमें से सिलेक्शन चालू करेंगे। कैसे करेंगे? अब सिलेक्शन बेसिकली देखो क्या हो सकता है, इसको बहुत सारे स्टेजेस में बांटा जा सकता है। सब लोग आए, आपने रिक्रूटमेंट के लिए पूरा ऐड वैड दे दिया। अब आप क्या करोगे, अब जो है आप सिलेक्शन में आओगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में ये सब होने के बाद आप 2-3 राउंड्स हो सकते हैं इसमें। कैसे राउंड्स हो सकते हैं इसमें राउंड्स हो सकते हैं कि आप जैसे सिर्फ इंटरव्यू लिया आपने और आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरा हो सकता है कि आप एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट लेने के बाद फिर जीडी कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन के बाद इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू करने के बाद आप फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी केप्ट एज सिंपल एज ओनली इंटरव्यू, इट कैन बी केप्ट एज कॉम्प्लिकेटेड एज 3 लेयर्ड प्लेसमेंट, 3 लेयर्ड सिलेक्शन प्रोसेस। अब एक्चुअली क्या है कि जितना ज़्यादा आप सिलेक्शन प्रोसेस को रिगरस रखोगे, कैंडिडेट उतना सीरियस होता है। कैंडिडेट को जब जो सिलेक्ट होता है उसको लगता है कि भाई मैं आराम से सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे बहुत स्क्रीनिंग करके सिलेक्ट किया गया है, तो कैंडिडेट जो होता है उस केस में बड़ा प्राउड फील होता है और उसको लगता है कि मैं अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि इतना आराम से मुझे यहाँ जॉब नहीं मिला। आप सिंपल रखते हो तो भाई लगता है कि आराम से तो हो गया मेरा, एक एटीट्यूड में चेंज आता है। तो जनरली ज़्यादा स्क्रीनिंग होना अच्छा होता है। तो सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पर्सन, जो इतने लोगों ने फॉर्म भरा, एप्लीकेशन दिया, of the pool of the prospective candidate developed through recruitment. Selection is done through a process which involves tests like preliminary screening, test, etc. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। The rigorous selection process serves 2 important purposes. एग्जाम में आ सकता है कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस रिगरस हो तो कंपनी के लिए क्या एडवांटेज है। पहला, इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, क्योंकि जब ज़्यादा लेयर होते हैं ना, तो जो जिनका IQ लेवल नीचे होता है, या जो ज़्यादा मतलब जो थॉटफुल नहीं होते हैं, जो ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, वो निकल जाते हैं कंपनी से बाहर, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो एक आपको बेस्ट कैंडिडेट मिलेगा जिसका IQ लेवल अच्छा है, जो प्रेशर हैंडल कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग प्रेशर में अच्छे होते हैं लेकिन प्रेशर में एग्जाम में कुछ टेस्ट में गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो भाई जब प्रेशर आप हैंडल नहीं कर सकते हो तो आपके अच्छे होने का क्या फ़ायदा, क्योंकि कंपनी में तो प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। नेक्स्ट, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स सिलेक्टेड एंड कन्वेज टू देम द सीरियसनेस। उनको लगता नहीं भाई कंपनी सीरियस है तभी इतना ज़्यादा रिग्रेस टेस्ट हुआ, with which the things are done in the organization. Applicants who cross all the hurdles, जो सारा एग्जाम क्लियर कर लेता है, are offered an employment contract mentioning terms, conditions and date of joining. तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि भाई ये टर्म्स हैं, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, ये कंडीशन है, इतनी सैलरी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्लेसमेंट इज बेसिकली प्लेसिंग द राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस। जब सब कुछ क्लियर कर लिया, अब उनको क्या है ना, उनको अब अप्रोप्रिएट जगह देनी है, अप्रोप्रिएट जो KRA जिसे कहते हैं, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देना है। देखो क्या है, मैं समझूँ आपको, समझो। अगर विराट कोहली क्रिकेटर है इज़ अ वेरी वाइड स्टेटमेंट। वो बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है। तो अगर विराट कोहली को बैटिंग में ऊपर ना उतार करके 6-7 विकेट के बाद उतारा जाए और बॉलिंग दी जाए, तब तो गड़बड़ा गया ना। क्रिकेटर तो अच्छा है वो, लेकिन उसको सही जगह में फिट नहीं किया। गॉट इट। अगर महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग विकेट कीपिंग नहीं करवाते, बॉलिंग करवाते या ओपनिंग करवा देते, देखो ओपनर बैट्समैन तो था नहीं, वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था, आता था, मारता था, चल जाता था।
कीपिंग भी अमेजिंग थी उनकी। अब भाई एम एस धोनी को अगर कीपिंग ना करवाएं और ओपनिंग उतार दें तब भी गड़बड़ है। तो एक सही कैंडिडेट को चुनना इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोसेस। नाउ चुन के उसके टैलेंट को परखना और उसको सही जगह सही जॉब देना इज वॉट प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हर पॉइंट के पहले मैं समझा रहा हूँ और जो समझा रहा हूँ वही लिखा है। आप समझ जाओ, कीवर्ड्स को वहां लिख के आ जाओ, आपको रटना नहीं है, याद रखिए। यू डोंट हैव टू मग अप, ठीक है। सो इट इंप्लाइज पुटिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द राइट जॉब्स at an appropriate job is assigned to each selected person. After the selected candidate join the organization, they are placed on appropriate jobs. The placement is the process of matching the candidates with the job in the organization. Under the process, every selected candidate assigned a job most suitable for him. The purpose of placement to fit square pegs into square holes. इसका मतलब है right person to the right job, so that the efficiency of the work is high and employees get personal satisfaction. देखिए, तो ये जरूरी है। मैं टीचर हूँ, अगर ये बोल के मैं कहीं पे ज्वाइन कर लूँ और मुझे सब्जेक्ट दे दिया जाए ज्योग्राफी, तो मेरा फ़ायदा होगा? ब्लंडर करके आऊँगा। मुझे सब्जेक्ट दे दिया जाए हिस्ट्री, फ़ायदा होगा? वहाँ पर भी मैं तबाही मचा के ही आऊँगा, क्योंकि मैं हूँ इकोनॉमिक्स का और बीएसटी का या कॉमर्स का प्रोफेसर। तो मुझे इकोनॉमिक्स या बीएसटी पढ़ाने बोलो, आँख बंद करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। आँख बंद करके मतलब ऐसा नहीं कि क्लास में आँख बंद करके गया, बोला चलो भाई पढ़ाते हैं, नॉट दैट, बट ऑब्वियसली मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, सेटिस्फैक्शन रहेगी और मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर हिस्ट्री दे दिया जाए जॉब छोड़ दूंगा मैं भी, ठीक है। ओरिएंटेशन, जब एक बार सिलेक्शन हो गया तो ओरिएंटेशन, एक फॉर्मल ओरिएंटेशन इज जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका ओरिएंटेशन बड़ा अच्छे से होता है। कंपनी के हॉल में नए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है, फिर कंपनी के एमडी आते हैं, वो अपना पूरी कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी का विजन क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, वो बताते हैं एम्प्लॉयज़ को, न्यू जॉइनीज़ होते हैं, ताकि उनको भी लगे कि नहीं भाई कंपनी क्या कर रही है उनको भी बताना चाहिए। फिर उनके इमीडिएट बॉसेस से मिलवाया जाता है, कंपनी के और एम्प्लॉयज़ से मिलवाया जाता है, ठीक है। तो इसको ओरिएंटेशन कहते हैं, ताकि आप अवेयर हो जाए कंपनी के विजन से, कंपनी के मिशन से, है ना। विजन और मिशन आप लोग पढ़िएगा गूगल में, इसका डिफरेंस पढ़ के कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या है ना। कंपनी के थॉट प्रोसेस से, लॉन्ग टर्म गोल से, शॉर्ट टर्म गोल से वो अवेयर होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलियराइजिंग न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट विद द जॉब्स वर्क ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे मे फील एट होम इन द न्यू एनवायरनमेंट। तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाया जाता है बेसिकली। व्हेन अ न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर वर्क, ही मस्ट बी हेल्प्ड टू बिकम familiar with the work। उनको बेसिकली familiar नहीं होंगे तो उनके लिए भी ये जो है ना, फिर उनको लगेगा कि यार मिलवाया भी नहीं किसी से, उनको पता भी नहीं होगा कि क्या रूल है क्या नहीं है, ठीक है ना। क्या है, अगर ओरिएंटेशन होता है तो उसमें क्या फ़ायदा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं? तो बिल्ड अप अ न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस in himself and in the organization so that may become an efficient employee। उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार कंपनी सही है, अच्छा कंपनी ये चाहती है मुझसे, अच्छा कंपनी के गोल्स ये हैं, अच्छा कंपनी का मिशन ये है, विजन ये है, तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है, चल भाई इस डायरेक्शन में काम करना है। बेसिकली दे गेट द डायरेक्शन कि कैसे काम करना है। नेक्स्ट, to give the necessary information to the employees about the location of works, rooms, canteen, other facilities, leave rules, है ना। To develop a feeling of belonging and loyalty to the organization, ठीक है। तो ये बेसिकली ये है। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ओरिएंटेशन में भी इनफॉर्मल, तो छोटी छोटी कंपनीज में ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, बस एक इनफॉर्मल होता है, एक छोटी सी मीटिंग रूम में छोटा सी मीटिंग होती है और बेसिकली ये सब उनको बताया जाता है कि क्या है उनका टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद डेवलपमेंट। देखिए क्या है, बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं
जो मुझे पता है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं अगर, एज फार एज आई नो, जब वो नए पीओज लेते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लेते हैं, या बैंक क्लरिकल जो पोस्ट होती है उसके लिए लोगों को लेते हैं, तो वो सीधा जॉब में नहीं लगाते हैं। उनको पहले किसी यूनिवर्सिटी से वो टाई अप करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, न्यू जॉइनीज़ होते हैं, उनको 6 महीने या 9 महीने का एक कोर्स करवाते हैं अपने ही खर्चे पर, और वो कोर्स करवा करके उस कैंडिडेट को एकदम रेडी करते हैं ताकि वो बैंक में एक बार चेयर में बैठ जाए जहाँ पे लोन सैंक्शन करेंगे तो वो एकदम सही तरीके से रेडी हो जाए। क्योंकि अगर बिना ट्रेनिंग के किसी को लोन सैंक्शन कर दिया और उसने पैसा डुबा दिया, लेट्स से किसी ने 100 करोड़ का लोन लिया और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, आपने सैंक्शन कर दिया और लोन डूब जाए, तो भाई बैंक को तो बहुत बड़ा नुकसान है, 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया बैंक को। ठीक है, तो इसीलिए एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट न्यू जॉइनीज़ की भी होती है, जो ज्वाइन करते हैं उनको जॉब नॉलेज दिया जाता है, एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू परफॉर्म देयर जॉब एफिशिएंटली। तो अब देखो ना, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर किसी को 6 महीने अपने पैसे से पढ़ा रही है, ट्रेनिंग दिलवा रही है, ठीक है, तो सपोज़ करो मैं ही ट्रेनिंग लिया, बिना ट्रेनिंग लिए कोई आदमी मेरे पास 500 करोड़ रुपए का लोन लेने आया, मैं उसको कन्विंस नहीं कर सका, वो चला गया। लेट्स से दी लोन पे इंटरेस्ट इज 10%, 500 करोड़ का 10% होता है साल का 50 करोड़ रुपए। मुझे ट्रेनिंग नहीं थी तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर सका अपने बैंक में लोन लेने को। लेकिन अगर मैं ट्रेनिंग ले लिया, मैंने ट्रेनिंग ली होती और उसको मैं कन्विंस कर जाता, तो बैंक को 50 करोड़ का ईयरली प्रॉफिट तो ऐसे ही मैं दिलवा दिया। ठीक है, लेट्स से मेरी सैलरी, मुझे पढ़ाने के लिए बैंक ने 2 लाख रुपए खर्च किए, 2 लाख खर्च करके 50 करोड़ ईयरली प्रॉफिट बैंक को मिल गया। तो इसीलिए ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द नॉलेज एंड स्किल बट ऑल्सो इम्प्रूव देयर कॉम्पिटेंस एंड फॉर करियर ग्रोथ। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू कॉन्ट्रीब्यूट more to the organization effectiveness and efficiency. Organizations have their in-house centers, कई बार इनका इन हाउस भी होता है, या फिर ये टाई अप कर लेते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिसको हम स्टाफिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये इजी है, लंबा ज़रूर है, बड़ा ज़रूर है, इजी है। ये नोट्स चाहिए आपको अगर, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश की है, बिकॉज कॉमर्स BST इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट मग अप। ओके, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियोज़ to your friends, share it with them so that we both can grow together. Thank you so much. Take good care of your health. Bye bye.